एक एजीएम की, एनुअल जनरल मीटिंग या किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए क्या नोटिस देना जरूरी है? हाँ, इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। नोटिस में लिखा क्या होगा, उसके कंटेंट क्या होंगे? सबसे पहले तो उसमें दिखाया जाएगा कि जो भी नोटिस आपने भेजना है, इसका पर्पस क्या है? मीटिंग का वक्त बताना, मीटिंग का प्लेस बताना और मीटिंग का टाइम बताना, मीटिंग में किस बात पर डिस्कशन होगा यानी मीटिंग का एजेंडा, ये बताना सबसे पहले जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इसके कंटेंट्स करें। नोटिस में कंटेंट्स क्या क्या लिखे जाएंगे? पहला पॉइंट, उसका प्लेस। प्लेस कहां पर होगा? देखो, दो बातें हैं। आपको ये जो एजीएम है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आप इसकी बात करें तो एजीएम आपको बुलानी है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पर। पहला फोकस कहां रहेगा कि जी रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाई जा सके। लेकिन क्या रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा और हमेशा इतना बड़ा होता है कि सारे के सारे मेंबर आ जाएं? कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारे पास इतने सारे मेंबर हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में कैसे मैनेज करेंगे? उनको कुछ खिलाना पिलाना भी है, उनका ये सब अरेंजमेंट जो होगा, पूरे पूरे दिन जो है वो बैठेंगे इस मीटिंग में, जगह कहां है? तो अगर एजीएम के लिए पता लगा कि जगह नहीं है रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो फिर रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह दूसरा ऑप्शन देख लो। आप अपने सिटी में, टाउन, सिटी या विलेज, जहां पर भी जिस जगह भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस टाउन में, जगह में, सिटी में या किसी भी जिस प्लेस में भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, टाउन और सिटी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड, इस जगह पर आप कोई भी जगह चुन लो। मान लिया जाए कोई बड़ा सा बैंकेट हॉल चुन लिया, कोई बड़ा सा होटल चुन लिया, डजंट मैटर। आपको अल्टीमेटली करना क्या है? वहां पर काम करना है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मीटिंग में कोई मजे लेने थोड़ी आ रहे हैं वो, ठीक बात है कि नहीं? ये काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन सारे के सारे शेयर होल्डर्स की रजामंदी चाहिए, तभी ये काम आगे हो पाएगा। इसका मतलब ये मीटिंग बिजनेस के काम को करने के लिए बुलाई जा रही है। भले होटल में बुलाई हो, भले खाने पीने का पूरा पूरा इंतजाम है, लेकिन अल्टीमेटली ये काम करना है। तो इसीलिए किसी भी उसी टाउन और उसी सिटी में जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा सिचुएटेड है, उसमें एनी प्लेस, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन कोई अदर मीटिंग हो तो एजीएम के अलावा, तो कहीं भी, एनीवेयर, जरूरी नहीं है कि आप उसे रजिस्टर्ड ऑफिस में ही बुलाएं। इज इट क्लियर? बोर्ड डिसाइड कर लेगा कि भैया हमने इस जगह बुलाना है, बुला लो, कोई समस्या नहीं है। प्लेस के अलावा आपके सामने क्या बात आएगी कि ये बताओ जी किस दिन बुलाएं? 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त को बुला लेते हैं, सबकी छुट्टी भी होगी, मजे ले लेंगे, आराम से कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐसा कर लें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हम वहां काम करने आ रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं? तो आज जो है अगर हमने इनको बुलाना है तो ये डे कौन सा होना चाहिए? वर्किंग डे। हम बात अगेन करेंगे एजीएम की। एनुअल जनरल मीटिंग आपकी कब होनी चाहिए? वर्किंग डे में होनी चाहिए, किसी छुट्टी के दिन ये काम नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो इसका प्लेस के साथ साथ अब किसकी बात करेंगे? टाइम की। वर्किंग आवर्स होने चाहिए एजीएम के लिए, हमेशा और हमेशा वर्किंग आवर्स। डे की बात करेंगे तो कौन सा डे होना चाहिए एजीएम के लिए? वर्किंग डे। ये है वर्किंग आवर्स और ये है वर्किंग डे। अदर मीटिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, जब मर्जी बुला लो, एनी टाइम, एनी डे।
इज इट क्लियर? तो प्लेस, डे और टाइम तय हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आती है कि वहां बात क्या करेंगे, काम क्या करेंगे, उसे हम बोलते हैं एजेंडा। अब सवाल यह आता है कि किसी भी मीटिंग में एजेंडा कितना जरूरी है। लिखना बंद करिए और ध्यान से सुनिए। एजेंडा जो है ना, ये क्यों बनाया जाता है? ज्यादातर देखा गया कि जितनी भी मीटिंग्स होती है ना, जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो मुद्दे की बात नहीं होती, इधर उधर की बातें सारी होती रहती हैं। ठीक बात है कि नहीं? जिस पॉइंट पर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, जब बातें शुरू होती हैं तो लोग इधर उधर की बातें लेके बैठ जाते हैं। किसी भी पॉइंट पे दूसरी बात निकाल ली और पता चला जिस डिसीजन के लिए आए थे वो डिसीजन तो हुआ ही नहीं। इसीलिए पहले से ही पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट बना दिए जाते हैं कि जी हमने बातें करनी है इन 10 चीजों पर, इन 10 चीजों से डिविएट नहीं होंगे हम। इज इट क्लियर? तो हर चीज के लिए इस तरह से डिसीजन मेकिंग होगी। ये जब एजेंडा सबको मालूम चल जाता है इस नोटिस के थ्रू, तो सारे के सारे लोग प्रिपेयर होके आते हैं कि अगर ये सवाल पूछा गया तो इसमें मुझे क्या कहना है, हां कहना है या ना कहना है, या मेरी राय इसमें क्या होगी, या इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, ये लोग पहले से पहचान के सोच समझ के जाएंगे। तो इसके दो फायदे हो गए। पहला फायदा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी डिसीजन होगा सही तरीके से। और दूसरी बात, लोगों को पहले जब मालूम होगा कि मैंने इसी मुद्दे पर डिस्कशन करना है, इसका मतलब उसके लिए वो पहले तैयारी करके जाएगा। ठीक बात है या नहीं? सो एजेंडा जो है हमें यह बताता है कि हमें करना क्या है और कैसे है। इसका मतलब यह कि करना क्या है, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ये तो पहले ही मालूम चल गया। ठीक बात है कि नहीं? अब कई बार डिसीजन मेकिंग में ऐसा भी होता है कि हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जगह एक प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, हालांकि आज तक हम रेंट पर थे। इस बार हमने डिसीजन लेना है कि हम एक प्रॉपर्टी परचेज करें, वहां पर अपना पूरा का पूरा प्लांट लेकर जाएं। अगर ऐसे डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके पीछे रीजंस भी होंगे। सब लोग वहां पर आकर पूछने लग गए कि जी जरा बताओ क्यों ऐसा करना चाहते हो, और फिर ये उसके रीजन दें तो कितना टाइम वेस्ट होगा। पहले से ही एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना दो। क्या बना दो? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कोई भी डिसीजन लेना है और उसको लेना क्यों चाहते हैं, उसकी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना करके सबको भेज दो। ये स्टेटमेंट हेल्प करेगी लोगों को आपके रीजंस को जानने में। अगेन, इससे भी क्या होगा, आपके जो मैटर्स हैं उन पर डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, उसके मटेरियल फैक्ट्स पहले से हम डिस्क्लोज कर देंगे। कई बार चीजों में कोई डिसीजन मेकिंग होनी है, उसमें डायरेक्टर का या किसी मैनेजर का इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट का मतलब, पता चले किसी को हमने बिजनेस देना है जो कि डायरेक्टर का रिश्तेदार है, या डायरेक्टर की वाइफ की कंपनी है, हम उसको अपना ऑर्डर देना चाहते हैं। इसका मतलब डायरेक्टर का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट शामिल हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे केसेस में हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं। जो लोग इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे वो लोग शेयर होल्डर होने के बावजूद वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो उसका वोट तो हमेशा हां में जाएगा। बात ठीक है कि नहीं? तो जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं उनका वोट नहीं लिया जाता। इज इट क्लियर? इसके अलावा आपको टाइम, प्लेस वगैरह जितना भी है इसमें अच्छी तरह से मेंशन करना है। ये नोटिस में आपने डिटेल्स डाल दी। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर इंसान जो है, हर मेंबर जो है हमारा उसमें आ सके मीटिंग में। किसी के साथ कोई समस्या भी हो सकती है, आना वो चाहता है लेकिन आने में उसको कोई प्रॉब्लम है, क्या किया जाए? हम इसी में एक और पॉइंट डाल देंगे, लिख देंगे कि आपके पास एक राइट है, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब
अगर आप नहीं आना चाहते तो आप अपनी जगह किसी और को भेज सकते हो, चाहे वो पर्सन हमारी कंपनी का मेंबर हो चाहे वो हमारी कंपनी का मेंबर ना हो, डजंट मैटर। तो अगर कोई पर्सन खुद नहीं आ सकता, अपनी जगह किसी और पर्सन को भेजना चाहता है, तो ऐसा भी किया जाना पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो जहां पर प्रॉक्सी अपॉइंट करने की बात आएगी, पूरे के पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। एक प्रॉक्सी फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा, पहले से बताना पड़ेगा कि हाँ मेरी जगह ये पर्सन आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको नोटिस में साफ लिख देना पड़ेगा कि अगर आप ना आ पाए तो आपके लिए हम एक राइट दे रहे हैं आपको कि आप अपनी जगह किसी और पर्सन को भेज सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्म नंबर में। इज इट क्लियर? तो नोटिस के सारे कंटेंट्स में प्लेस कैसा होना चाहिए? एजीएम के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर ना हो तो एनी प्लेस विद इन द टाउन, सिटी और विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। उसके अलावा टाइम, वर्किंग आवर्स होने चाहिए और वर्किंग डे होना चाहिए, और अगर ये एनी अदर मीटिंग हुई तो एनी टाइम और एनी डे। और एजेंडा की बात करें तो जिसमें हमने सारे के सारे बिजनेस को लिख देना है कि बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड क्या होगा, किन बातों पर डिसीजन मेकिंग की जाएगी, उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कुछ मटेरियल फैक्ट्स, अगर डायरेक्टर या मैनेजर का उसमें इंटरेस्ट है, ये सारी बातें शो कर दी जाएंगी। राइट? अब जो अगला पॉइंट आने वाला है वो है सर्विस ऑफ नोटिस का, कि अगर मैं नोटिस को सर्व करूंगा, कंटेंट्स तो पूरे हो गए अपने, नोटिस सर्व किया जाएगा तो किसे किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया जाए दो लोगों ने मिलकर कंपनी के शेयर लिए हुए, जॉइंट होल्डर्स हैं, किस पर्सन को नोटिस सर्व किया जाएगा? जिसका नाम पहले लिखवाया है। कहां पहले लिखवाया है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में हमने उसका नाम पहले क्यों लिखा होगा? क्योंकि उसने एप्लीकेशन में लिख के भेजा होगा कि पहला नंबर इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका। लेकिन अगर इन्होंने खुद कभी अप्लाई किया ही नहीं था, इन्होंने तो मार्केट से खरीदे हैं शेयर, अब बोलो, इन्होंने खुद अप्लाई नहीं किए थे, इन्होंने ट्रांसफर करवाए अपने नाम, तो शेयर ट्रांसफर फॉर्म में जैसे लिखेंगे उसी तरीके से इनका नाम आएगा। ठीक बात है। चलिए ये पॉइंट हमने कब किया था? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के चैप्टर में। चलिए सर्विस ऑफ नोटिस की बात आएगी। सर्विस का मतलब किस तरह से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के लिए भेजें तो किसे भेजें? हर मेंबर को दिया जाएगा। टू हुम? किसको दें? ध्यान दीजिएगा, मेंबर को देंगे, हर एक मेंबर को। और एक ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी के ऑडिटर्स को भी देना बहुत जरूरी है। ऑडिटर्स जो हैं उनके पास भी राइट है, राइट टू रिसीव नोटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑडिटिंग पढ़ोगे आईपीसीसी ग्रुप 2 में तो ये पॉइंट नजर आएगा आपको कि ऑडिटर के पास भी राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एजीएम है। दूसरा नोटिस मेंबर को दिया जाएगा। अब मेंबर जो है या तो जिंदा है, ही इज अ लिविंग पर्सन, या वो डिसीज्ड है, एक्सपायर हो गया, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। इन सब केसेस में किस किस को दिया जाएगा? तो लिविंग है तो दैट पर्सन, दैट लिविंग पर्सन, उसी को दे दिया जाएगा। और अगर वो डिसीज्ड हो गया तो किसे दें? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल एयर को ये नोटिस दे दिया जाएगा। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर को ये नोटिस पहुंचाया जाएगा। कैसे पहुंचाना है, तरीके क्या होंगे, ये सारे तरीके कहां दिए गए हैं आपको? आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। आर्टिकल्स में और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली
किस मैनर में दिया जाएगा, इन विच मैनर, कैसे दिया जाएगा ये, हाँ जी बताइए, कैसे दिया जाएगा, मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जो मैनर प्रोवाइड की गई है, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ये काम किया जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? इज इट क्लियर? अच्छा, ये मेंबर जो है हमारे रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे अगर ये हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है तो? एप्लीकेशन फॉर्म में हम ये लिख देते हैं कि अगर आप हमारे देश के रेजिडेंट नहीं हो तो हमें कोई ना कोई अपने हमारे देश का एड्रेस दे दो, ताकि हम उस एड्रेस पर जो है आपके बताए गए एड्रेस पर ये लेटर भेज दें। वही जगह पर हम उसका नोटिस भेजेंगे और वहीं से कम्युनिकेशन किसको होगा, मेंबर को, फॉरेनर मेंबर को। तो अगर ये हमारा मेंबर जो है इंडियन है, वेयर, तो रेजिडेंट को रेजिडेंशियल एड्रेस पर उसके, रेजिडेंट इन इंडिया तो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पे। और अगर ये हमारा रेजिडेंट नहीं है तो क्या करें, नॉन रेजिडेंट के केस में, फॉरेनर के केस में क्या किया जाए, एनी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय हिम इन इंडिया। इंडिया में कोई ना कोई एड्रेस उसने हमें जरूर प्रोवाइड किया होगा, उस एड्रेस पर जो है हम इसे भेजेंगे। या तो पर्सनली भेजेंगे या फिर बाय पोस्ट। पर्सनली भी दिया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई डायरेक्टर मुझे मिल गया या डायरेक्टर के शेयर होल्डर आसपास हैं, 4-5 दोस्त हैं, तो वो घर पे ही लेटर ले गया, पर्सनली दे दिया, ये भी चलेगा। लेकिन ज्यादातर क्या किया जाता है, बाय पोस्ट दिया जाता है। आपको याद होगा ना कि हमने एक्सेप्टेंस के बारे में एक चीज पढ़ी थी। अगर एक्सेप्टेंस प्रॉपरली भेजी गई, स्टैम्प्ड है, सही एड्रेस पर दी गई और पोस्ट कर दी गई, तो हमारी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाता है, राइट। लाइकवाइज अगर ये नोटिस भी रास्ते में खो जाए तो कंपनी ने तो अपना नोटिस दे दिया। ठीक बात है कि नहीं? इवन इन केस ऑफ लॉस इन ट्रांजिट ये वैलिड माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ जी, न्यूज़पेपर के अंदर भी निकाला जाएगा। अगर न्यूज़पेपर के अंदर भी निकाला जाएगा, अगर कुछ पॉइंट आए तो वो बात करेंगे आज। थोड़ी देर बाद हम जानेंगे इस चीज को कि जब इस तरह से नोटिस देना पॉसिबल ना हो तो न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। जब ये चीज पॉसिबल है तो इंडिविजुअली कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो न्यूज़पेपर में हम देंगे। ठीक बात है कि नहीं? वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस पॉइंट पर वैसे किया जा सकता है। फिलहाल ये मान के चलिए, ये अगर पॉसिबल है तो ये ही तरीका रहेगा, राइट। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स में हम किसको देने वाले हैं? सिर्फ जिसका नाम पहले लिखा है। अच्छा, मान लिया जाए गलती से किसी पर्सन को हम नोटिस ना दे पाए, फिर क्या होगा? गलती से उसके पास नोटिस नहीं जा पाया, अगर बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली कोई छूट जाए तो उस केस में क्या होता है? वो पर्सन कह सकता है जी मैं तो इस पूरी की पूरी मीटिंग को ही नहीं मानता,
क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए, अगर कंपनी ने नोटिस नहीं दिया, लोगों को इस एजीएम का अगर नोटिस ना दिया जाए तो वैलिडेटेड नहीं मानी जाती। सही समय पर नोटिस देना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आपने गलती से नोटिस, फॉर एग्जांपल देना सबको चाहिए था, गलती से कोई छूट गया, इस कारण से आपकी मीटिंग इनवैलिडेटेड नहीं होती। वैसे ही आप नोटिस ना दो तो मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगी। बिना नोटिस दिए मीटिंग कर ली तो इनवैलिडेट हो जाएगी, वो करनी ही पड़ेगी दोबारा मीटिंग पूरे नोटिस देने के साथ। लेकिन बाय चांस कोई छूट गया तो ऐसे केस में पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होती। राइट, ये नोट कर लिया सभी ने। अब सवाल ये आता है कि कितना वक्त पहले ये नोटिस दिया जाए। कितना वक्त पहले? कम से कम 21 दिन पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 21 डेज। और जब 21 डेज बोले जाते हैं ना, तो कहते जी 21 डेज का क्लियर नोटिस देना है। 21 डेज का क्लियर नोटिस। अब ये क्लियर का मतलब क्या है? क्लियर का मतलब ये कि आप 3 तरह की चीजें काउंट नहीं करोगे। पहली बात, जिस दिन आपने पोस्ट किया उसे काउंट नहीं करोगे, जो मीटिंग का दिन है उसे भी काउंट नहीं करोगे, और कम से कम 48 घंटे का टाइम रखोगे ट्रांसमिशन के लिए। पोस्ट में भी तो टाइम लगेगा, तो 48 घंटे का वक्त रखा जाएगा ट्रांसमिशन के लिए। जिस दिन मीटिंग होनी है उस दिन को आप काउंट नहीं करोगे, और जिस दिन आपने पोस्ट किया है उसे भी काउंट नहीं करोगे। इज इट क्लियर? क्या कहलाता है ये? 21 डेज क्लियर नोटिस। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? देखो, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। पता लगा जी नोटिस जो है हम शॉर्टर नोटिस दे दिया हमने, गलती से देना चाहिए था 21 दिन का, लेकिन गलती से हमने नोटिस कितने दिन का दिया? 15 दिन का। क्यों? क्योंकि हर मीटिंग को करने का ना एक वक्त होता है। जैसे एजीएम है, एजीएम के लिए रूल्स हैं कुछ कि हर साल एक मीटिंग होनी चाहिए। नंबर 1, 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इससे डेट्स डिफाइंड हो जाती हैं कि अगर एक मीटिंग हमने 2010 में इस दिन कर ली, तो इसका मतलब अगली मीटिंग अगले साल किस डेट को होनी चाहिए, निकाली जा सकती है कि नहीं? अगर आज 2010 की एक डेट ले ली जाए, मान लिया जाए 1 जुलाई 2010, तो क्या कहेंगे कि 2010 में तो भैया एक मीटिंग हो गई, क्योंकि क्या कहा जाता है? एवरी कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी जरूरी है। अब 2011 में भी तो एक मीटिंग होनी जरूरी है। ठीक बात है कि नहीं? हमने कहा ठीक है करेंगे, लेकिन 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अब जरा काउंट करिए, 1 जुलाई से लेके, बोलिए, ये 30 जून तक तो 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए या नहीं? इसमें 3 महीने और काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मतलब 30 सितंबर 2011। एक और भी रूल है इसके लिए, सेक्शन 210, वो कहता है जी फाइनेंशियल ईयर एंड जिस दिन हुआ आपका, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग होगी। ये रूल आज अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। कहने का पर्पस सिर्फ इतना सा कि हमने एक डेट निकाल ली, इन सारे रूल्स को करने के बाद ये डेट आ गई 30 सितंबर 2011। तो ये जब कैलकुलेट हमने की तो हमें ये पता लग गया जी लास्ट डेट है इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग करने की। अगर नहीं किया तो चार्जेस लग जाएंगे, फाइन लग जाएगा। अब सारी बातें हमें याद थी, गलती से पता चला कि आज तो हो गई 14 सितंबर, लेकिन नोटिस तो अभी तक भेजा नहीं। करें क्या?
और लास्ट डेट आ गई बिल्कुल पास में, 21 दिन का समय हमारे पास है नहीं। ठीक बात है कि नहीं? अब क्या करें? तो कहते हैं चलो मीटिंग तो देखो करनी ही करनी है, मीटिंग नहीं करेंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। ये जो डेज है अपने पास कितने अकाउंट करो, पता चला जी बीच में तो 15 दिन है, 14 ही दिन है रादर। क्या करें? 14 डेज का आप नोटिस देते हैं तो नोटिस वाली प्रॉब्लम आ गई, 21 दिन का कम से कम चाहिए। तो इलाज क्या है? कंपनी लॉ ने आपको थोड़ा सा यहां पर एक रास्ता दिखाया। रास्ता यह दिखाया है कि अगर आप शॉर्टर नोटिस पे काम करना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं है। आप ये बताओ मीटिंग कौन सी करना चाहोगे, कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हो? हमने कहा जी हम एजीएम की बात कर रहे हैं। कहते हैं बिल्कुल ठीक है, फिर आप एक काम करो, जितने भी मीटिंग में आपके शेयर होल्डर्स आएंगे उन सब का कंसेंट ले लो, सबका कंसेंट ले लो। कौन से शेयर होल्डर्स? ऑल शेयर होल्डर्स, यानी 100% शेयर होल्डर्स का कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट चाहो तो मीटिंग में ले लो, चाहो तो उनको पहले ही ले लो, कुछ नोटिस भेज के रिक्वेस्ट कर दो कि जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जरा हां कह देना। अगर आपने हां नहीं कहा शॉर्टर नोटिस में तो हमारी मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगी और हमें फाइन भरना पड़ेगा। तो अगर इनकी रिक्वेस्ट पे सारे के सारे शेयर होल्डर मान जाएं, 100% शेयर होल्डर, तो ये मीटिंग में शॉर्टर नोटिस भी वैलिडेट माना जाता है। यानी शॉर्टर नोटिस भी मान लिया जाएगा कि चलो कोई टेंशन नहीं, हालांकि 21 दिन का चाहिए था लेकिन कम दिन में हम काम चला लेंगे। समझ आई बात कि नहीं? लेकिन अगर ये एजीएम की जगह कोई और मीटिंग होती फिर क्या होता? एजीएम की जगह कोई और मीटिंग होती तो चेक करते जी कैसी कंपनी है ये। या तो ये कंपनी होगी शेयर कैपिटल वाली, और या फिर ये कंपनी कौन सी होगी? विदाउट शेयर कैपिटल, गारंटी वाली। दोनों ही केसेस में तरीका एक ही है, परसेंटेज है 95%। यहां पर 95% शेयर होल्डर्स हो जाएंगे क्योंकि शेयर्स हैं, और यहां पर जिन लोगों के पास 95% वोटिंग पावर है, ये लोग, अगर ये लोग राजी हो जाएं तो ऐसे केसेस में अलाउ कर दिया जाता है कि आप शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग कर सकते हो। बात समझ आई कि नहीं? तो शॉर्टर नोटिस का तरीका क्या है? कंसेंट लेना है। कंसेंट चाहे मीटिंग में ले लो चाहे मीटिंग के पहले ले लो, मीटिंग के बाद लोगे कोई फायदा नहीं है। मीटिंग से पहले या मीटिंग के वक्त आपको ये कंसेंट लेना है। इज इट क्लियर? मीटिंग शुरू करने से पहले सबको बुला लिया, अचानक से नहीं, 14 दिन का नोटिस दे तो दिया। अब हमने क्या दिया? नोटिस दे दिया हमने। अब जब नोटिस आएगा तो आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि 21 दिन का नोटिस चाहिए होता है। सबने कंपनी लॉ थोड़ी पढ़ा हुआ है। धीरे धीरे जब हम मीटिंग में जाते हैं तब पता लग जाता है, अच्छा 21 दिन का नोटिस देना है कम से कम। तो अगर कम दिनों का नोटिस आया तो ऐसे केस में इनके पास पावर क्या है कि उस मीटिंग को ही इनवैलिडेट करवा देंगे। ये एक भी शेयर होल्डर ने बोल दिया जी मैं नहीं मानता, 1000 शेयर होल्डर में से एक ने भी बोल दिया ना, तो फिर मीटिंग पूरी की पूरी वेस्ट। समझ आई बात या नहीं? तो इसीलिए करते क्या है, कम से कम 21 दिन का नोटिस पहले से तैयार रखते हैं, राइट? तो ये थी हमारी लेंथ ऑफ नोटिस की बात। और अब मान लिया जाए वो लोग जिनका रेजिडेंशियल एड्रेस ही नहीं है, क्या करें उनका? उनके लिए कोई ना कोई हिसाब किताब निकालना पड़ेगा। रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं दिया किसी का, बाहर का पर्सन है,
दिया नहीं उसने, उसको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, पहुंचाएगा कौन? उसका कोई पर्सन तो है नोन, लेकिन उसने उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ, या किसी पर्सन का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज हो गया है। उनको हालांकि करवाना चाहिए, इस काम के लिए करें क्या, एक न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देंगे। तो जहां पर आपको ऐसी कोई पोजीशन नजर आए तो ये भी सेम तरीके से 21 दिन पहले आपको ये न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा देनी है, राइट। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा। इस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों वाले आपको जो नजर आ रहे हैं 95% और 100%, इस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। कर लिया नोट? सर मार्कर है।